किए जाते हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर के डिफरेंट स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, डेल्टा डेल्टा, स्टार स्टार कनेक्शन के बारे में हमने डिस्कस किया था और देखा था किस तरह वो कनेक्शन किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं अब बात करूंगा दोस्तों ट्रांसफार्मर टाइप्स के बारे में, उसकी वाइंडिंग्स के बारे में और उसकी कोर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 2 टाइप्स का आपका डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कोर, 2 टाइप के आपके ट्रांसफार्मर होते हैं जनरली, शेल टाइप ट्रांसफार्मर एंड कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो क्या डिफरेंस दोनों के बीच में है, कोर टाइप ट्रांसफार्मर और शेल टाइप ट्रांसफार्मर के बीच में अपन समझते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए तो मैं लेता हूं कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर, शेल टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इनकी कोर की कंस्ट्रक्शन बता दूं कि किस तरह इनकी कोर की कंस्ट्रक्शन होगी, फ्लक्स का फ्लो किस तरह होगा इन दोनों के बीच में। तो फिर अपन एक एक करके इनके एडवांटेज डिस्कस करेंगे कि किसका क्या एडवांटेज है, किसका क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर इस तरह होगा दोस्तों, इसके अंदर आपकी जो कोर होगी वो इस तरह होगी। ठीक है, और इसके ऊपर आपकी इसके अंदर जो लिम्ब हैं, 2 लिम्ब इसके अंदर हैं। ठीक है, मैं नंबर ऑफ लिम्ब की बात करूं, तो इसके अंदर 2 नंबर ये लिम्ब हैं, जो वर्टिकल जो आपके स्टैंड जो हैं ये 2 आपके हैं, और इन दोनों लिम्ब पे ही आपका क्या होगा, आपकी वाइंडिंग लगी होगी। ठीक है, तो प्राइमरी वाइंडिंग भी लगी होगी और सेकेंडरी वाइंडिंग भी लगी होगी। तो मैं इस तरह इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये आपकी पहले मैं प्राइमरी वाइंडिंग को लगा दूँ इसके अंदर, करूँ, ये आपने प्राइमरी वाइंडिंग को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, दोनों लिम्ब पे ही प्राइमरी वाइंडिंग मैंने लगा दी है, मैं कहूँ लो वोल्टेज वाइंडिंग मैंने लगा दी। अब मैं इन पर जो आपकी दूसरी जो वाइंडिंग है वो मैं इस पर लगा रहा हूँ। ठीक है, मैं किस तरह इसको लगाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो इसी के ऊपर आपकी जो होगी ये होगी सेकेंडरी वाइंडिंग, ये होगी आपकी। तो जो दोनों वाइंडिंग है वो इक्वली, मतलब मैं बात करूं कि सबसे पहले आपकी कोर है, ठीक है, इंसुलेटेड कोर है, उसके ऊपर क्या है आपकी इंसुलेशन आएगी, इंसुलेशन के बाद आपकी एलवी वाइंडिंग आएगी, एलवी वाइंडिंग के बाद फिर इंसुलेशन आएगी, फिर एचवी वाइंडिंग आएगी और उसके बाद फिर वापस इंसुलेशन आएगी। तो इस तरह की ये कंस्ट्रक्शन होगी। जो व्हाइट वाली जो है इसको मैं कह रहा हूँ एलवी वाइंडिंग। ठीक है, और जो ब्लू वाला कलर में जो मैंने दिखाया ये है आपकी एचवी वाइंडिंग। और 3 इंसुलेशन यहाँ हो गई, एक तो एलबी और कोर के बीच में इंसुलेशन होगी, और एलबी और एचबी के बीच में इंसुलेशन होगी, और एक इसके ऊपर जो है, एक इसके ऊपर एचबी के ऊपर भी इंसुलेशन यहाँ पे होगी। तो जो फ्लक्स के पाथ की यदि मैं बात करूं तो ये फ्लक्स का इसका पाथ बनेगा। ठीक है दोस्तों, ये इसके अंदर जो फ्लक्स का पाथ है वो ये बनेगा, और पूरे के अंदर इक्वल फ्लक्स φm आपका सर्कुलेट होगा, पूरी कोर के अंदर φm फ्लक्स आपका सर्कुलेट होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले लो वोल्टेज वाइंडिंग, उसके ऊपर फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग एंड बीच में इंसुलेशन दोनों पे। इसी तरह यदि मैं शेल टाइप ट्रांसफार्मर की बात करूं तो यहाँ 3 लिम्ब यहाँ होंगी दोस्तों, जो वर्टिकल लिम्ब हैं 3 होंगी यहाँ, और केवल सेंट्रल लिम्ब पे केवल जो वाइंडिंग होगी वो कहाँ होगी आपकी, सेंट्रल लिम्ब पे केवल आपकी वाइंडिंग होगी। ठीक है, इस तरह यदि मैं इसको रिप्रेजेंट करूं, ये आपकी सपोज करो लो वोल्टेज वाइंडिंग है, और ये आपकी हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ठीक है, इस तरह मैंने, तो जो वाइंडिंग है वो केवल सेंट्रल लिम्ब पे है। नंबर ऑफ लिम्ब तो कितनी है इसके अंदर, 3। ठीक है, नंबर ऑफ जो लिम्ब हैं वो कितनी है, 3 इसके अंदर नंबर ऑफ लिम्ब हैं। लेकिन जो वाइंडिंग है, ठीक है, जो वाइंडिंग है वो केवल सेंट्रल लिम्ब पे है। इसमें जो वाइंडिंग है वो दोनों लिम्ब पे है। नंबर ऑफ लिम्ब यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ जो लिम्ब है वो कितने हैं, 3 नंबर ऑफ लिम्ब हैं। यहाँ पे दोनों लिम्ब पे वाइंडिंग है और यहाँ पे आपकी केवल सेंट्रल लिम्ब पे वाइंडिंग है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह की कंस्ट्रक्शन होगी आपकी कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर। तो यहाँ जो फ्लक्स का सर्कुलेशन होगा वो किस तरह होगा दोस्तों, तो फ्लक्स का सर्कुलेशन यदि मैं यहाँ बताऊँ तो इस तरह आपका एक तो ये पाथ बनाएगा और एक ये पाथ यहाँ पे फ्लक्स आपको बनाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये आधा फ्लक्स इधर जाएगा φm/2,
और आधा फ्लक्स ही कहाँ जाएगा, फाई एम बाई टू आधा फ्लक्स आपका इधर जाएगा। सेंट्रल लिम्ब में जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, फाई एम फ्लक्स आपकी सेंट्रल लिम्ब वाली की होगी। फाई एम बाई टू और फाई एम बाई टू दोनों के सर्कुलेशन से, तो सेंट्रल लिम्ब में आपको टोटल फ्लक्स फाई एम होगा। यहाँ पूरे में फ्लक्स है फाई एम, ठीक है, यहाँ पूरी वाइंडिंग में फाई एम फ्लक्स सर्कुलेट कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो फर्स्ट डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में, यदि मैं इनको कंपेयर करना चाहूँ इन दोनों टाइप के ट्रांसफॉर्मर को, तो मैं एक एक करके कह सकता हूँ दोस्तों कि इसके अंदर तो जो वाइंडिंग है वो आपकी कोर को सराउंड कर रही है, ठीक है। यदि मैं कंस्ट्रक्शन वाइज देखूं तो जो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर के अंदर क्या हो रहा है, वाइंडिंग सराउंड्स द कोर, वाइंडिंग जो है वो पूरी कोर को सराउंड कर रही है, ठीक है, क्योंकि वाइंडिंग कोर के ऊपर आ रही है। जबकि यहां मैं कहूं तो यहां कह सकता हूं द कोर सराउंड्स द वाइंडिंग, क्योंकि वाइंडिंग केवल आपके बीच में है और इसके चारों तरफ में देखूं तो क्या है, आपको कोर नजर आ रही है, क्योंकि इन दोनों कोर, जो कोर की जो लिम्ब है इन पे तो कोई वाइंडिंग है नहीं। तो मैं कह सकता हूं इसके अंदर जो वाइंडिंग जो है वो आपकी कोर को सराउंड कर रही है और इसके अंदर कोर सराउंड द बाइंडिंग, ये इसके अंदर पहला इनका डिफरेंस मैं कह सकता हूं, ठीक है। दूसरी यदि मैं बात करूं कि जो कॉपर रिक्वायरमेंट जो होगी, ठीक है, कॉपर की रिक्वायरमेंट होगी, बताइए दोस्तों कहाँ होगी, ज्यादा कहाँ होगी, ठीक है, कॉपर रिक्वायरमेंट। यदि मैं कॉपर रिक्वायरमेंट की बात करूं, ठीक है, कॉपर रिक्वायरमेंट की बात करूं तो यहाँ जो बाइंडिंग है वो क्या है, कंपेरेटिव कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर यहाँ क्या होगी, कम होगी बाइंडिंग, ठीक है। और बाइंडिंग ही किसकी बनी हुई है, कॉपर की होगी, यहाँ तो दोनों लिंब पे बाइंडिंग है, तो यहाँ जो कॉपर रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। और यहाँ जो कॉपर की रिक्वायरमेंट है वो क्या होगी, लेस कॉपर रिक्वायरमेंट आपका होगा शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर के अंदर। जो टाइप ऑफ बाइंडिंग होगी वो सिलिंड्रिकल टाइप की बाइंडिंग होगी आपकी कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर के अंदर। जो बाइंडिंग होगी वो सिलिंड्रिकल टाइप की बाइंडिंग होगी। अभी मैं एक वीडियो बताऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि क्या सिलिंडर जो बाइंडिंग है वो किस टाइप की हो सकती है और किस तरह उसका अरेंजमेंट रहता है। और यहाँ जो बाइंडिंग होगी आपकी शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर के अंदर, ये सैंडविच्ड बाइंडिंग ये होगी, सैंडविच्ड बाइंडिंग। अभी मैं एक वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो बाइंडिंग होगी वो किस तरह होगी। सैंडविच्ड बाइंडिंग यहाँ पे होगी आपकी शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर के अंदर, ठीक है। अगला मैं यदि बात करूं कि जो नंबर ऑफ लिम्स हैं, ये मैंने बता ही दिया, ठीक है, इसको मैं पॉइंट में भी रिप्रेजेंट कर दूं। जो नंबर ऑफ लिम्स हैं, जो नंबर ऑफ लिम्स हैं, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ लिम्स हैं। यहाँ पे जो नंबर ऑफ जो लिम्स हैं शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर के अंदर वो कितनी है, 3 यहाँ पे लिम्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यदि मैं इंसुलेशन की बात करूं, इंसुलेशन के रिक्वायरमेंट की बात करूं तो देखो दोस्तों, यहाँ पे आप कोर की इंसुलेशन की यदि बात करेंगे तो यहाँ जो कोर की जो इंसुलेशन है वो यहाँ पे आपको ज़्यादा चाहिए होगी शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 3 लिम्ब हो गई आपकी, ठीक है। मैं नंबर ऑफ लिम्ब की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ कोर के एरिया की बात कर रहा हूँ, तो इसके कोर का एरिया ज़्यादा है और एरिया ज़्यादा तो मुझे इंसुलेशन भी ज़्यादा चाहिए होगी। जबकि यहाँ कोर के इंसुलेशन की बात करूँ तो यहाँ आपकी 2 ही लिम्ब हैं, 2 लिम्ब है, तो यहाँ पे आपको जो कोर की इंसुलेशन है वो कंपेरिजन टू शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर कम होगी। तो जो कोर की जो इंसुलेशन है वो आपकी कोर की इंसुलेशन की बात करूं तो इसके अंदर कम होगी, और जो कोर इंसुलेशन जो है, कोर इंसुलेशन इन शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर क्या होगी, ये आपकी ज्यादा होगी कोर इंसुलेशन, ठीक है। बाइंडिंग इंसुलेशन की बात करूंगा तो वो उल्टा है, बाइंडिंग इंसुलेशन आपका उल्टा आएगा। बाइंडिंग इंसुलेशन जो होगी वो इसके अंदर ज्यादा होगी और इसके अंदर जो बाइंडिंग इंसुलेशन है, बाइंडिंग इंसुलेशन जो है वो इसके अंदर कम होगी, ये ध्यान रखना। बाइंडिंग इंसुलेशन का अलग कॉन्सेप्ट आएगा, कोर इंसुलेशन का अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो दोनों का अलग डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। फ्लक्स की बात करूंगा तो जो फ्लक्स है वो आपका दोनों साइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। आप यदि कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो जो फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इस पूरे के अंदर फाई एम फ्लक्स आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जबकि यहाँ मैं देखूं तो सेंट्रल लिम्ब ब्रॉड कर रही है आपके डबल फ्लक्स को इन कंपैरिजन टू आउटर लिम्ब फ्लक्स। आउटर लिम्ब में फ्लक्स कितना है, फाई एम बाई टू है, जबकि जो सेंट्रल लिम्ब का फ्लक्स है वो आपका आउटर लिम्ब के फ्लक्स के डबल है। तो मैं कह सकता हूं इक्वल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, इक्वल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। और यहां मैं बात करूं तो अनइक्वल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। शेल टाइप के अंदर जो फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है, क्योंकि जो सेंट्रल लिम्ब थी वो आपके पूरे फ्लक्स को कैरी कर रही थी और जो साइड लिम्ब थी वो आपकी हाफ ऑफ द फ्लक्स को कैरी कर रही थी, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट की बात करें
तो यहाँ दो मैग्नेटिक सर्किट आपके बन रहे हैं, ठीक है। मैग्नेटिक सर्किट की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ क्या है, जो वाइंडिंग इस तरह है कि जो केवल एक मैग्नेटिक सर्किट आपका बन रहा है, जबकि यहाँ दोनों तरफ आपकी वाइंडिंग होने के कारण आपकी जो मैग्नेटिक सर्किट है वो इसका कुछ अलग बनेगा, इसका कुछ अलग मैग्नेटिक सर्किट। तो यानी जो लीकेज फ्लक्स है वो भी इसके अंदर क्या होगा, आपका ज़्यादा लीकेज फ्लक्स आएगा दोस्तों, ठीक है। और आगे यदि मैं बात करूं लॉसेस की बात करूं तो कोर टाइप के अंदर जो लॉसेस है वो भी आपके कंपेरेटिव शेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, ठीक है। यदि मैं लॉसेस की बात करता हूं, लॉसेस ज़्यादा होंगे और यहाँ जो लॉसेस हैं वो क्या होंगे, आपके कंपेरेटिवली कम लॉसेस होंगे। ऐसा क्यों होगा बताइए दोस्तों, क्योंकि देखो मैं बात कर रहा हूँ फ्लक्स, लॉसेस किसकी वजह से हो रहा है, जब आपका कोर में फ्लक्स जा रहा है, तो यहाँ तो जो पूरी कोर है इसमें फाइव फ्लक्स जा रहा है, पूरा फ्लक्स जा रहा है। और जब फ्लक्स पूरी कोर में टोटल 5 फ्लक्स जा रहा है तो इसके कारण जो पूरा फ्लक्स है वो केवल एक ही लिम्ब में जा रहा है, बाकी लिम्ब में तो आधा फ्लक्स है। तो जो फ्लक्स के मार का जो रिलक्टेंस की भी यदि मैं बात करूं, ठीक है, तो वो यहाँ आधे फ्लक्स के कारण यहाँ कंपैरेटिवली इसके कंपैरिजन में लॉसेस की बात करूंगा तो शेल टाइप के अंदर आपके लॉसेस कम होंगे बजाय कोर टाइप ट्रांसफार्मर के, ठीक है। मेंटेनेंस की बात करूं तो मेंटेनेंस इसका थोड़ा आसान रहेगा, इजी मेंटेनेंस रहेगा, ठीक है। इजी मेंटेनेंस इसका रहेगा, इसका थोड़ा सा मेंटेनेंस कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होगा, इसका जो मेंटेनेंस है वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा। आउटपुट इसका कम होगा, इसका जो आउटपुट है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। आउटपुट की यदि मैं बात करूं, क्योंकि इसमें लॉसेस ज़्यादा है तो आउटपुट इसका कम आएगा, ठीक है, और इसके लॉसेस कम हैं, ठीक है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो आपका आउटपुट कंपैरिजन टू कोर टाइप ट्रांसफार्मर आपको ज़्यादा आउटपुट प्राप्त होगा। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है। इसी तरह यदि मैं 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात करूंगा तो 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर भी, ठीक है, 3 फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है, तो 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर किस तरह आपका होगा, तो कोर टाइप जो होगी 3 फेज ट्रांसफार्मर के अंदर, कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर होगा उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह होगी दोस्तों, देखिए। थ्री फेज के अंदर जो कोर टाइप होगा तो 3 वाइंडिंग यहाँ बनेंगी दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह आपका यहाँ अरेंजमेंट आएगा 3 फेज कोर टाइप के अंदर। मैं वाइट वाली वाइंडिंग जो मैं वायर बना रहा हूँ ये आपकी सपोज करो एलबी साइड को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, ये क्या होगी आपकी एलबी साइड तीनों फेज की, ए फेज, बी फेज, सी फेज। और यदि मैं येलो से एच बी साइड को रिप्रेजेंट करूँ, ठीक है, येलो वाली आपकी क्या हो जाएगी, एच बी साइड ये हो जाएगी। मतलब जो तीनों फेज होंगी, जो 3 लिम्ब इसके अंदर थी, तो तीनों लिम्बों पे आपके हर फेज की वाइंडिंग आपकी आ जाएगी। ये आपकी ए फेज की एल बी साइड एंड एच बी साइड, बी फेज की एल बी साइड, एच बी साइड, सी फेज की एल बी साइड और एच बी साइड। इस तरह आपका जो वाइंडिंग का अरेंजमेंट है 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर रहेगा। शेल टाइप की यदि मैं बात करूँगा, 3 फेज शेल टाइप ट्रांसफार्मर की बात करूँगा तो इसका जो अरेंजमेंट है वो कुछ इस तरह होगा। 3 फेज शेल टाइप ट्रांसफार्मर, ठीक है दोस्तों, इस तरह कुछ इसका अरेंजमेंट होगा। एल बी, एल बी, एल, ये हो जाएगी आपकी एच बी, एच बी, एच बी, ये मैं एच बी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और जो वाइट कलर वाली मैंने बनाई है ये एल बी साइड। ये वाइंडिंग का अरेंजमेंट अभी मैं बताऊंगा वीडियो के थ्रू किस तरह वाइंडिंग का अरेंजमेंट रहेगा। सैंडविच वाइंडिंग एक्चुअली होगी शेल टाइप के अंदर, लेकिन जो कोर जो बनेगी वो इस तरह आपकी बनेगी शेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर। जो तीनों फेजेज आपके हैं, जो तीनों फेज के लिए जो आपकी कोर है वो इस तरह रहेगी। तो जो कोर सराउंडेड बाय द वाइंडिंग सराउंडेड बाय द कोर, इस टाइप की कंस्ट्रक्शन होगी। यहाँ पे
कोर जो है वो पूरी वाइंडिंग से क्या हो रही है, सराउंड हो रही है। तो ये डिफरेंस आपका रहेगा 3 फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर एंड 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, आइए मैं एक इसका वीडियो आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा किस तरह इसकी। तो ये आपका एक ट्रांसफार्मर आपको बता रखा है यहाँ पे, एक ये ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये आपकी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, और इस तरह आपका फ्लक्स का सर्कुलेशन इसके अंदर चलता है। तो जो कोर है वो इस तरह आपकी इंसुलेटेड, आपकी आप इनको कह सकते हो पत्तियां ये टाइप की होती हैं, जिनको आपस में एक कई भाग में मिला के उसको मिलाया जाता है। तो ये आपका कोर टाइप ट्रांसफार्मर हो गया, और ये आपका शेल टाइप ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कोर टाइप के अंदर आपकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह रहेगी। ठीक है, आपकी 2 सेंट्रल लिम्ब होंगी और ऊपर से ये इस तरह क्लोज होगी, और जो वाइंडिंग है वो दोनों इसके ऊपर लगी होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका 3 फेज की यदि मैं बात करूँ, 3 फेज कोर टाइप का अपन ने देखा था। तो तीनों सेंट्रल लिम्ब पे आपकी सबसे पहले तो क्या आ गई, एलबी साइड, जो आपकी एलबी और एचबी दोनों वाइंडिंग इस तरह आ जाएंगी कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर। शेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर सेंट्रल लिम्ब पे केवल आपकी वाइंडिंग होंगी। ठीक है, एलबी वाइंडिंग होगी और एचबी वाइंडिंग होगी सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर। इसके बाद 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर की यदि मैं बात करूंगा, तो 3 फेज कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर आपकी इस तरह की अरेंजमेंट रहेगी जो अपन ने अभी पढ़ी थी। ठीक है, तो ये आपकी जो कोर के ये टाइप्स हुए। ठीक है, 3 फेज एंड सिंगल फेज, ये मोर इकोनॉमिकल आपका रहेगा। ठीक है, कोर टाइप जो है ये इकोनॉमिकल दृष्टि से देखूं तो सबसे ज़्यादा काम में यही अपन लेंगे कोर टाइप ट्रांसफार्मर इन कंपेरिजन टू शेल टाइप, क्योंकि यहाँ पे आपकी नंबर ऑफ जो साइज है वो भी आपकी क्या मिलेगी, आपको यहाँ ज़्यादा साइज आपकी होगी। और रिलायबिलिटी की बात करूँ तो शेल टाइप ट्रांसफार्मर आपका ज़्यादा रिलायबल होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने देखा कि किस तरह जो कोर है ट्रांसफार्मर की शेल टाइप और कोर टाइप की किस तरह वो बनाई जाती है। ठीक है, अब मैं आपको एक वीडियो और दिखाना चाहूँगा जिसमें बताऊँगा कि जो वाइंडिंग्स है वो किस टाइप की आपकी वाइंडिंग्स हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं आपको थोड़ा सा वाइंडिंग को इसमें बताना चाहूँगा। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी जो वाइंडिंग है इस तरह आपकी ये वाइंडिंग रहेगी। इसके जो ब्लू वाली जो आपको देख रही है ये एलबी वाइंडिंग हो गई, और जो दूसरी थी वो आपकी एचबी वाइंडिंग हो गई। तो हेलिकल वाइंडिंग, ठीक है, सबसे पहले आपकी हेलिकल वाइंडिंग, तो आपके ये हेलिक्स इसके अंदर बनेंगे। मैं इस तरह कहूँ सिलेंड्रिकल शेप में जो हेलिक्स जो आपके बन रहे हैं, ये इस टाइप की जो वाइंडिंग होगी ये आपकी हेलिकल वाइंडिंग इसको मैं कहूँगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, करंट आपका ज़्यादा होगा क्योंकि एरिया की रिक्वायरमेंट, क्योंकि मैंने बताया था एरिया जो करंट है वो आपका एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो करंट कैरिंग जो कैपेसिटी है वो क्या होगी, इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, डबल लेयर्ड वाइंडिंग हो सकती है दूसरी आपकी। तो डबल लेयर अपन जनरली डबल लेयर वाइंडिंग ही रिप्रेजेंट काम में लेते हैं। ठीक है, ये आपकी एक टाइप है क्रॉस ओवर वाइंडिंग। ठीक है, तो क्रॉस ओवर वाइंडिंग के बीच में क्या होगा, आपके पार्ट में होगी ये। ठीक है, आपकी पार्ट में होगी, जैसे एक इसके अंदर एक वाइंडिंग आ गई और इसके अंदर एक और वाइंडिंग है, मतलब केवल एक क्रॉस ओवर ना रखे, कई क्रॉस ओवर इसके होंगे और उनको आपस में अपन ज्वाइंट कर देंगे। ये इस तरह से ये ज्वाइंट कर दिए, ये क्रॉस ओवर्स मैंने क्या कर दिया, आपस में ज्वाइंट कर दिए। ठीक है, फिर आपकी एक डिस्क टाइप वाइंडिंग होगी। तो डिस्क टाइप में इसमें होंगी कई एलबी और एचबी की डिस्क बनी होंगी। ठीक है, तो इस टाइप की जो बाइंडिंग होगी ये आपकी डिस्क टाइप बाइंडिंग होगी। देखो डिस्क आपको यहाँ नजर आ रही है, डिस्क टाइप बाइंडिंग होगी। जो आउटर क्रॉस ओवर्स जो होंगे वो सारे मैं आपस में इंटरकनेक्ट इनको कर दूंगा। ये तो इनर क्रॉस ओवर हो गया, आउटर क्रॉस ओवर। ये सैंडविच टाइप की बाइंडिंग जो मैंने बताया था अभी, शेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर अपन सैंडविच टाइप की बाइंडिंग लेंगे। तो ये दोस्तों आपकी सैंडविच बाइंडिंग होगी, जहां आप देख पा रहे होंगे ये एलबी है, ये दो एचबी जो हैं एक एलबी को घेरे हुए हैं, या दो एचबी जो है वो एक एलबी को या दो एलबी आपकी एक एचबी को घेरे हुए हैं। तो इस टाइप की ये बाइंडिंग आपकी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इस तरह अपन ने देखा कि जो बाइंडिंग्स थी वो आपकी सिलिंड्रिकल टाइप बाइंडिंग हो सकती है, जिसको अपन हेलिकल बाइंडिंग भी कहा था। और दूसरा जो सैंडविच्ड बाइंडिंग जो शेल टाइप ट्रांसफार्मर के अंदर अपन जनरली काम में लेंगे, वो भी आपकी एक टाइप बाइंडिंग की हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर को डिस्कस किया, कौन कौन से टाइप हो सकते हैं, क्या इनके एप्लीकेशन है, कहाँ मैं इसको काम में लूँगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अपने समझा कि किस तरह ट्रांसफार्मर के अंदर उसकी कोर की कंस्ट्रक्शन रहती है, किस तरह उसकी जो वाइंडिंग्स हैं उनके टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने इसके अंदर पढ़ा था कि कब अपन ट्रांसफार्मर की शेल टाइप ट्रांसफार्मर काम में लेंगे और कब कोर टाइप ट्रांसफार्मर के अपन यूज में लेंगे, डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशंस एंड द रिक्वायरमेंट। ठीक है,
अब अपन नेक्स्ट में डिस्कस करना चाहूँगा कि ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट्स क्या क्या हैं। अब अभी तक अपन ने इसके वर्किंग, कंस्ट्रक्शन वाइज सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं। इसके एक बार कंस्ट्रक्शन व्यू को मैं प्रिसाइज करके एक बार समझाना चाहूँगा कि किस तरह ट्रांसफार्मर, एक्चुअल ट्रांसफार्मर होता है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, और कौन कौन से उसके अंदर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक वीडियो के थ्रू बताना चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा आप देखना इसको। ठीक है, सबसे पहले मैं इसके पार्ट्स को डिस्कस करूं दोस्तों। ठीक है, कि कौन कौन से इसके अंदर पार्ट्स होते हैं आपके ट्रांसफार्मर के। तो ये ट्रांसफार्मर, एक्चुअल ट्रांसफार्मर आपको एक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि एक जो व्यू है ट्रांसफार्मर, जो आप कॉलोनियों में या बाहर कई जगह इसको देखते होंगे, तो इनसाइड व्यू थोड़ा सा मैं इसका बता रहा हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, मैं एक एक करके सारी चीज़ों को अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, मैं एक बार ये बता दूं कि सबसे पहले जो व्यू है वो इसका इस तरह होता है। ये इसका एक टैंक है इसके अंदर। ठीक है, ये कंजर्वेटर है। ठीक है, और मैं जो मेन पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये एक एक करके अपन पढ़ेंगे। मेटेलिक कोर, होल्डिंग फ्रेम, बाइंडिंग टैंक, ऑफलोड चेंजर, टैप चेंजर, बुशिंग टर्मिनल, रेडिएटर, ब्रेदर, बुकॉल रिले, एक्सपेंशन वाल्व एंड कंट्रोल वाल्व, इनको अपन एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये इसके मेन पार्ट्स ट्रांसफार्मर के आपके होते हैं। ठीक है, सबसे पहला मैं ले रहा हूँ मेटेलिक कोर। ठीक है, तो जो मेटेलिक कोर होगी ट्रांसफार्मर की, वो इस तरह की आपकी इसकी मेटेलिक कोर होती है, जो अपन ने अभी डिस्कस की थी थोड़ी देर पहले मेटेलिक कोर के बारे में। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये लैमिनेशंस की बनी होती है टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। मैंने बताया था एडी करंट लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए लैमिनेशंस की बनी होती है। 3 लिम्ब इसके अंदर आपको ये दिखाई दे रही हैं। ये सेंट्रल लिम्ब हो गई और ये दोनों इसकी आउटर लिम्ब हो गई। तो इन तीनों लिम्ब पे आपकी ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग होगी। ठीक है, ए फेज की बाइंडिंग इस पे होगी, बी फेज की और सी फेज की बाइंडिंग होगी। एल बी बाइंडिंग पहले होगी, उसके ऊपर फिर इंसुलेशन आएगी और फिर उसके ऊपर आपकी एच बी बाइंडिंग इसके ऊपर होगी। मैंने बताया था इसकी जो शीट है 0.5 mm के आसपास इसकी शीट की मोटाई होती है, क्योंकि ये पूरा एक जो दिखाई दे रही है पूरा एक सॉलिड पार्ट नहीं है दोस्तों, ये कई शीट्स में आपका डिवाइड होता है। इसका ये इस तरह कई शीट्स में ये आपका डिवाइड होता है। ये पतली पतली शीट्स होती हैं, लैमिनेटेड शीट्स होती हैं। इनको मिला के ये कंप्लीट आपका जो कोर है ट्रांसफार्मर की वो बनाई जाती है। सिलिकॉन कोर ये होती है, सिलिकॉन स्टील की कोर होती है। मैंने बताया था सिलिकॉन स्टील की कोर क्यों काम में लेते हैं। सिलिकॉन स्टील कोर काम में लेने का मकसद था अपना लो हिस्टैरिसीस लॉसेस एंड लो एडी करंट लॉसेस। ठीक है, तो इस तरह की ये कोर होती है दोस्तों। ठीक है, ये जो सेंट्रल लिम्ब है ये ई टाइप की संरचना इसमें बनी होती है। ठीक है, ई आप इस कह सकते हो, और ऊपर एक आई टाइप की, तो ये इस तरह मिलके इस तरह इसकी कंस्ट्रक्शन इसकी बनी होती है। ठीक है, यहाँ इसकी एजेज हैं। ठीक है, जो इसके कॉर्नर्स हैं, जो ये शीट होती है जिसकी ये बनाई जाती है वो ये होती है CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड टाइप की ये शीट होती है दोस्तों। ये आपको दिखाई दे रही है। कोल्ड रोल्ड का मतलब होता है कि ये जो मेटल होता है उसको पिघला के नहीं बनाई जाती है शीट। ठीक है, हीट या पिघला के नहीं बनाई जाती है। ये रोल्ड ठंडे मटेरियल, ठंडे मेटल की ही बनाई जाती है। और रोल्ड का मतलब इसको रोलिंग किया जाता है इसको। ठीक है, एक मतलब एक मशीन से इसको पास किया जाता है जिसको हाई प्रेशर से इसको रोल्ड किया जाता है, इसलिए इसको कोल्ड रोल्ड कहते हैं, ताकि जो ग्रेन्स का ओरिएंटेशन रहे वो एक ही डायरेक्शन में इसमें ग्रेन का ओरिएंटेशन रहे, ताकि इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर जब बनेगी तो उसमें जो रिलक्टेंस है वो ज़्यादा नहीं आए। ठीक है, तो इसका जो ओरिएंटेशन है वो सेम ओरिएंटेशन रखने के लिए जब मैं शीट से इसकी लिम्ब से या इनको बनाऊंगा तो जो ग्रेन का ओरिएंटेशन है वो सेम ओरिएंटेशन रहेगा, ताकि मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जब इनमें से पास होगा तो उसके लिए लो रिलक्टेंस आपका बनेगा और जो इसके हिस्टैरिसीस लॉसेस हैं वो भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो CRGO टाइप की शीट ये होती है जिसकी ये कोर बनी होती है। ठीक है दोस्तों, ये एजेज जो आपको दिख रहे हैं ये एजेज भी इंटरलॉकिंग टाइप की कंस्ट्रक्शन होती है, क्योंकि जब मैं इसको बनाता हूँ तो इस तरह इसको मैं डिजाइन करता हूँ कि ये आपस में जो पतली पतली जो शीट्स हैं, लैमिनेटेड शीट्स, ये आपस में इंटरकनेक्ट होके और एक कंप्लीट सॉलिड संरचना मुझे दें। ठीक है, क्योंकि ये बाइंडिंग को कैरी करेगी दोस्तों, ये जो कोर है ये आपकी बाइंडिंग को कैरी करेगी और मुझे चाहिए होगी बाइंडिंग को कैरी कर रही है तो इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो भी क्या होनी चाहिए, इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मैं इस तरह इन तीनों जो लिम्ब आपको दिख रही हैं इनमें मैं बाइंडिंग प्लेस करूंगा और बाइंडिंग लगाने के बाद ये मैं इसको इसके ऊपर से इस टाइप की इसको रख दूंगा तो या तो ये इंटरलॉक हो जाएगी। ठीक है, दूसरा इसका है होल्डिंग फ्रेम। ठीक है, कि ये जो कोर है ये जिस फ्रेम पे लगी होगी उसको मैं होल्डिंग फ्रेम, मैं उसको नाम दूंगा, सेकंड पार्ट होल्डिंग फ्रेम है। तो ये होल्डिंग फ्रेम के अंदर इस तरह आपकी ये बाइंडिंग इसमें लगी हुई होगी। तो जो होल्डिंग फ्रेम है ये माइल्ड स्टील का बना होता है जो कि बहुत मैकेनिकल स्ट्रेंथ जिसकी काफ़ी ज़्यादा होती है।
और ये होल्ड करता है। एक्चुअली होल्डिंग फ्रेम इसको ये इसलिए बोला मैंने क्योंकि ये जो फ्रेम है ये आपकी ये जो कोर है इसको होल्ड करके रखता है, ठीक है, ताकि मैं जब मैं इसमें वाइंडिंग प्लेस करूंगा तो ये एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये अपन को कोर के लिए प्रोवाइड कराएगा, इसलिए मैंने इसको होल्डिंग फ्रेम नाम दिया। थर्ड है आपकी बाइंडिंग, ठीक है, तीसरा पॉइंट है आपका बाइंडिंग। तो बाइंडिंग के बारे में मैंने बताया था आपको, ये इस टाइप की आपकी बाइंडिंग होगी, ये डिस्क टाइप की बाइंडिंग होगी, ठीक है। और जो बाइंडिंग होगी ये आपकी कॉपर की बनी होती है, अपन ने डिस्कस किया था, जो बाइंडिंग है वो कॉपर मटेरियल की बनी होती है। एलबी बाइंडिंग जो होगी उसमें हाई करंट फ्लो होगा, लो वोल्टेज में हाई करंट फ्लो होगा, तो मैं एलबी बाइंडिंग है वो डिस्क टाइप की बाइंडिंग काम में लूंगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके बीच में ये पेपर इंसुलेशन होती है, इसके बीच में ये आपको देख पा रहे होंगे, ये पेपर आपको दिख रहा है, तो पेपर इंसुलेशन ये होती है ताकि ये हीट में, ये ऑयल में रहती है बाइंडिंग, तो ऑयल के अंदर क्या होता है कई बार वो हीट के कारण क्या है वो पिघल जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किटिंग होने का खतरा रहता है। तो इसके लिए एक पेपर, पतला एक पेपर नुमा एक इंसुलेशन होती है, जिसकी जो स्ट्रेंथ है, टेम्परेचर की स्ट्रेंथ वो काफ़ी ज़्यादा 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये जो आपका जो पेपर है ये हीट को सहन कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी कोर है इसके ऊपर ये पेपर इंसुलेशन हो गई, इसके बाद मैं वुडन के कुछ इसमें इस तरह के पार्ट लगाता हूँ, ठीक है, पेपर इंसुलेशन के बाद वुडन के फ्रेम, उसके बाद में सबसे पहले एलबी बाइंडिंग लगाएंगे। मैंने बताया था कोर इंसुलेशन, इंसुलेशन के बाद एलबी बाइंडिंग। एलबी बाइंडिंग जो है वो डिस्क की शेप में आपकी लगी होगी, डिस्क की शेप में इसलिए लगी होगी क्योंकि ये हाई करंट को फ्लो कराती है, ठीक है, इसमें हाई करंट होता है, एलबी साइड हाई करंट होगा, वोल्टेज ज्यादा होगा वहां करंट क्या होगा, कम होगा, और जहां वोल्टेज कम है वहां करंट ज्यादा होगा, तो एलबी साइड। और बीच बीच में मैं स्पेसिंग इसमें देके रखता हूं, ताकि स्पेसिंग देने का मतलब है जो हाई हीट इसके अंदर, हाई करंट के कारण हाई हीट प्रोड्यूस होगी, वो आपकी आसानी से रिलीज हो सके, ठीक है। ये पूरी कंस्ट्रक्शन सारा का सारा टैंक के अंदर रखा होगा, टैंक के अंदर ऑयल होगा आपका, ऑयल का काम है इंसुलेशन प्रोवाइड कराने का, ठीक है, इंसुलेशन प्लस कूलिंग दोनों चीज आपका ऑयल प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो एलबी बाइंडिंग हो गई, एलबी के बाद फिर आपकी फिर वुडन के फ्रेम मैंने लगाए हैं, उसके बाद फिर आपकी आएगी एचबी टाइप की बाइंडिंग, ठीक है। ये जो एचबी बाइंडिंग होगी इसमें मैं इतने गैप नहीं रखूंगा जितना आपके एलबी के अंदर दिख रहे हैं, ठीक है। इनमें मैं इतने गैप क्यों नहीं रख रहा, क्योंकि एचबी बाइंडिंग के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो कम लो करंट फ्लो होगा, हाई वोल्टेज साइड करंट फ्लो क्या होगा, कम होगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ पार्ट के बाद गैप रखूंगा ताकि जो आपका ऑयल है वो एलबी साइड तक भी पहुंच सके, ठीक है। जो ऑयल है आपका ये पूरा का पूरा आपका ऑयल में डूबा रहता है ट्रांसफॉर्मर ऑयल के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरह का टैंक होता है, ठीक है, जो टैंक है वो ये आपको बाहर देख पा रहे हैं, ये पूरी की जो कंस्ट्रक्शन अभी मैंने बताई थी ये आपका इस टैंक के अंदर होता है, और टैंक में क्या होता है आपका ऑयल आपका भरा होता है, जो इंसुलेशन प्लस कूलिंग दोनों का काम करता है, ठीक है दोस्तों। तो एक तो मेन टैंक होता है और एक कंजर्वेटर टैंक, इसके अंदर दो टैंक होते हैं, ठीक है। और ये जो टैंक है ये भी आपका काफी माइल्ड स्टील मटेरियल का, काफी सॉलिड मटेरियल का बना होता है, और ये पूरी इस कंस्ट्रक्शन को इसके अंदर रखी होती है, जो भी अपने अभी देखी थी ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग था, जो फ्रेम था, वो सारा का सारा इस टैंक के अंदर रखी होती है, ये पूरे उसको सपोर्ट करता है। और इसके अंदर क्या होता है आपका ऑयल, ठीक है, इसके अंदर आपका क्या होता है, इसके अंदर ऑयल होता है, और उस ऑयल में जो पूरी वाइंडिंग्स और जो आपका जो फ्रेम है पूरा का पूरा वह इसके अंदर रहता है, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये होता है आपका कंजर्वेटर टैंक, जो कि पाइप के थ्रू किससे जुड़ा होता है, आपका मेन टैंक से ये जुड़ा होता है पाइप के थ्रू, ये पूरा फिल होता है किससे, ऑयल से। लेकिन जैसे ही ट्रांसफार्मर लोड कनेक्ट किया जाता है या फुल लोड के केस में, ठीक है, ये जो ऑयल है इसके अंदर जो ऑयल का लेवल है वो कम रखा जाता है कंजर्वेटर टैंक के अंदर, ये पूरा फुल होके और पाइप के थ्रू यहाँ, लेकिन जैसे ही लोड ज्यादा बढ़ेगा तो इसका जो ऑयल है वो क्या हो जाएगा, उसका एक्सपेंड हो जाएगा हीट के कारण। तो ये जो कंजर्वेटर टैंक है इसके अंदर जो है आपका जो ऑयल वो कम ज्यादा आपका होता रहता है। तो ये केवल इसलिए बनाया जाता है कि जो आपका जो ऑयल का टेम्परेचर के कारण, हीटिंग के कारण जो ऑयल का एक्सपेंशन हो रहा है या डाउन हो रहा है वो इस कंजर्वेटर टैंक के अंदर होता रहे, ठीक है। तो ये पाइप के थ्रू ये दोनों टैंक आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑन लोड टैप चेंजर की यदि मैं बात करूं तो कई बार क्या होता है कि दोस्तों जब आपका लोड डिमांड हो जाता है तो आपका जो वोल्टेज है वो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज कम होने पे मुझे सारे लोड जितने भी लगे हुए हैं उनका वोल्टेज कुछ रिड्यूस हो जाता है, तो वोल्टेज को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। तो मैं ऑन लोड पे ही, ठीक है, लोडिंग कंडीशन में ट्रांसफॉर्मर है तो इस टैप चेंजर के थ्रू मैं इसके जो वाइंडिंग के कनेक्शन है कुछ चेंज करके और ट्रांसफॉर्मर का जो आउटपुट वोल्टेज है इसकी वैल्यू में कुछ इंक्रीज कर सकता हूँ। ये आपका
टैप चेंजर जो होता है, ठीक है, सिलिंड्रिकल टाइप का होता है, इसकी हेल्प से मैं उसके कनेक्शन कुछ करके और वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा है आपका बुशिंग एंड टर्मिनल्स, ठीक है। ये बुशिंग्स जो होती हैं, तो बुशिंग क्या है दोस्तों, तो ये आपकी इंसुलेशन प्रोवाइड कराती है। ये सेरेमिक मटेरियल की बनी होती हैं जो कि हाई इंसुलेशन स्ट्रेंथ का होता है, और ये आपके जो अंदर की वाइंडिंग्स जो हैं उनके कनेक्शन इनसे होते हैं, और आउटर लोड से या ट्रांसमिशन लाइन जहाँ से भी आपके कंडक्टर आ रहे हैं उनसे ये जुड़ी होती है। तो यहाँ दो टाइप की बुशिंग देख रहे हैं, एक तो एलवी की बुशिंग, इसके अंदर इंसुलेशन कम है तो ये एलवी साइड की बुशिंग है, और एचबी बुशिंग जिसके अंदर ज़्यादा बुशिंग आपको नजर आ रही है, ये आपकी एचबी बुशिंग आपकी हैं। तो आप ये बुशिंग देख पा रहे होंगे, इंसुलेशन स्ट्रेंथ इनकी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसीलिए इनको सेरेमिक मटेरियल का बनाया जाता है। ये इंसुलेटेड होती है ट्रांसफार्मर टैंक से, या ये सेपरेट करके रखती हैं, यहाँ ऊपर इनके कनेक्शन होते हैं, तो ये कोई भी करंट को इससे आपका इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आपका नहीं बनने देती, ठीक है। आउटर जो भी सर्किट है उससे इस ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन या टैंक का ये कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं बनने देती। तो इस टाइप की ये इंसुलेशन, इनकी जो डिजाइनिंग होती है दोस्तों इस तरह होती है कि कोई भी ऊपर से कोई पानी या कुछ आए तो वो इनके स्लिड कर जाए, इस टाइप की कंस्ट्रक्शन इनकी होती है कि कोई भी पानी आया तो वो सीधा का सीधा इसके नीचे गिर जाए, मतलब इस पर पानी रुके नहीं, क्योंकि ह्यूमिडिटी यदि रहेगी तो एक करंट का पाथ फिर क्रिएट हो जाता है और आपका उससे खतरा रहेगा कि ट्रांसफार्मर की बॉडी के अंदर आपका करंट आने लग जाएगा, ठीक है। तो इसकी इसी तरह कंस्ट्रक्शन रखी जाती है ताकि कोई भी धूल मिट्टी या कोई पानी या कोई आइस सर्दियों के टाइम पे वो बने तो वो स्लाइड होके स्किड होके और इससे नीचे गिर जाए। तो इस टाइप की कंस्ट्रक्शन अपन बुशिंग की रखते हैं। ये पावर सिस्टम के अंदर भी अपन इंसुलेटर्स के अंदर जब पढ़ेंगे तो वहाँ अपन देखते हैं कि जो इनकी जो शेप है वो किस तरह इनकी डिजाइन की जाती है। नेक्स्ट है आपका रेडिएटर विंग्स एंड कूलिंग ट्यूब्स। ये देखा होगा दोस्तों ट्रांसफार्मर के ये जो विंग्स आपको नजर आ रही हैं ये रेडिएटर या इनको कूलिंग ट्यूब्स अपन बोलते हैं। इनका काम क्या है, इनका काम है कूलिंग प्रोवाइड कराना ट्रांसफार्मर के। जब भी जो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है ये ट्यूब्स होती हैं तो ऑयल जो है वो हीट होकर क्या होता है इन ट्यूब्स के अंदर जाता है और इन ट्यूब्स के अंदर ये इन फिन्स में से सर्कुलेट होता है। तो जैसे जैसे वो ठंडा होगा तो ठंडा होकर वो फिर नीचे आ जाता है और नीचे वापस नीचे की तरफ वापस किसमें चला जाता है, मेन टैंक के अंदर ये ऑयल आपका चला जाता है। तो ये क्या कर रहा है, जो ऑयल है ट्रांसफार्मर का हीटेड जो ऑयल है लोडिंग की कंडीशन में उसको ठंडा करने का काम ये कर रहा है। क्योंकि ऑयल का नेचर होता है आपका जो कूल जो आपका हीटेड ऑयल है वो आपका ऊपर की तरफ जाएगा और जो ठंडा होकर फिर ये वापस नीचे की तरफ आएगा। तो ये केवल इनका जो वर्क है कूलिंग ट्यूब्स का या रेडिएटर विंग्स का जो कॉइल है उसको एक लिमिट तक कूल करने का इसका काम आपका रहता है, ठीक है। कई जगह इसकी जगह आपको फैंस नजर आएंगे, कई बड़े ट्रांसफार्मर जो हैं वहाँ कूलिंग विंग्स की जगह आपको ये फैन यहाँ पे लगे हुए होते हैं। तो जिनमें एक सेंसर लगा होता है, जैसे ही ऑयल का जो टेम्परेचर एक लेवल पे पहुँचता है, एक रिक्वायर्ड लेवल से ज़्यादा पहुँचता है तो ये ऑन हो जाते हैं, ठीक है। ऑन होके ये इस तरह उसको कूलिंग करते हैं। जो टेम्परेचर स्ट्रेंथ होती है जो वाइंडिंग की वो 55 डिग्री सेंटीग्रेड होती है इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार, और जो ऑयल की टेम्परेचर स्ट्रेंथ है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है कि इतने तक ये सपोर्ट कर सकता है, उसके ऊपर ये नहीं कर पाएगा। जो पेपर इंसुलेशन मैंने बताया था 220 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपके टेम्परेचर को विदस्टैंड कर सकता है जो पेपर की जो इनके बीच में इंसुलेशन होती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंसुलेशन इसकी अपन रखी जाती है, ठीक है। और ये मैंने बताया था अभी टेम्परेचर जो वाइंडिंग का होता है वो 55 डिग्री तक विदस्टैंड कर सकता है, वाइंडिंग का जो टेम्परेचर है इतनी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ब्रेदर, ठीक है। ब्रेदर जो होता है ये आपका कंजर्वेटर टैंक से आपका लगा होता है, ठीक है। इसका काम क्या है दोस्तों, इसके अंदर सिलिका जेल भरी होती है, ठीक है। सिलिका जेल होती है, यहाँ पे ये लगा होता है, ये आपको देख पा रहे हैं, ये सिलिका जेल इसके अंदर होती है। तो ये क्या होता है, जैसे ही आपका इसके अंदर प्रेशर चेंज होता है, ऑयल की हीट होने के कारण प्रेशर चेंज होता है, तो बाहर से जो एटमॉस्फेरिक इसके अंदर जो मॉइस्चर आता है उसको ये रोकने के लिए ये लगाया जाता है। तो जो मॉइस्चर के कारण क्या होगा, ये उसको मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है और उस मॉइस्चर को अंदर टैंक के ऑयल तक नहीं जाने देती, क्योंकि मॉइस्चर यदि अंदर चला गया ऑयल के अंदर तो ऑयल की जो इंसुलेशन स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी। तो ऑयल की इंसुलेशन स्ट्रेंथ बनी रहे इसके लिए ये यहाँ पे सिलिका जेल लगाई जाती है, ब्लू कलर की होती है, और जब ये सोख लेती है नमी को मॉइस्चर को तो इसका कलर ये हो जाता है, ये आप देख पा रहे होंगे। इस कलर का पिंक कलर के होने के बाद अपन को इसको क्या करना होता है, इसको रिप्लेस करना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी ये अब ये और ज्यादा उसको नहीं सोख पाएगी, ठीक है। बुकॉल रिले एक लगी होती है मेन टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में, आपकी बुकॉल रिले लगी होती है जो कि ट्रांसफार्मर के फॉल्ट के लिए एक अलार्म का काम ये करती है, ठीक है। ये बुकॉल रिले होती है, ठीक है। इंसिपिएंट फॉल्ट को
ये अपन को अलार्म दे देती है जब कभी भी गैस एक्चुएटेड रिले होती है, ठीक है। तो ये आपकी बुकॉल्स रिले होती है जो कि प्री अलार्म अपन को दे देती है कोई भी फॉल्ट आने से पहले, ठीक है। एक्सप्लोजन वाल्व, ठीक है। एक यहाँ आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये एक एक्सप्लोजन वाल्व यहाँ पे लगा होता है। इस एक्सप्लोजन वाल्व का क्या काम है? ये एक्सप्लोजन वाल्व एक तरह से सेफ्टी वाल्व होता है, ठीक है। जैसे अपना प्रेशर कुकर होता है, तो प्रेशर कुकर के अंदर एक सेट टेम्परेचर से जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वो वाल्व क्या हो जाता है, वो फूल जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। कई बार क्या होता है, हाई शॉर्ट सर्किट के केस में आपका जो ट्रांसफार्मर की जो करंट है वाइंडिंग के अंदर वो बहुत ज़्यादा फ्लो होने लग जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपका जो अंदर जो टैंक का जो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और यदि कोई यहाँ वाल्व नहीं होगा तो ये टैंक के फटने की संभावना बढ़ जाएगी। तो एक बहुत बड़ा ब्लास्ट ट्रांसफार्मर के अंदर हो सकता है। तो उस केस में ये काम आता है, ठीक है। ये जो इसके अंदर एक ये डायफ्राम होता है जो कि बहुत पतली शीट का बना होता है, और इसमें इस तरह प्रेशर सेट किया जाता है कि एक रिक्वायर्ड प्रेशर से ऊपर टेम्परेचर का प्रेशर यदि बढ़ेगा तो ये यहाँ से फट जाएगा, ठीक है। केवल ये यहाँ से बढ़ेगा, पूरा ट्रांसफार्मर ब्लास्ट नहीं होगा, ये एक रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे आके यहाँ से ओपन हो जाएगा। एक स्विच की तरह ये होता है, तो ये यहाँ से ओपन हो जाती है, ये प्लेट जो है यहाँ से ओपन हो जाएगी, और जो एक्सेस प्रेशर के कारण जो बना है वो इससे रिलीज हो जाएगा। तो एक बड़ा यहाँ पे एक एक्सीडेंट होने से बच जाए। आजकल जो न्यू मॉडर्न जो काम में ले रहे हैं, ये गैस एक्चुएटेड एक वाल्व यहाँ पे काम में, स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग कंट्रोल वाल्व काम में लिया जाता है। तो यहाँ एक स्प्रिंग लगी होती है, तो जैसे ही इसमें एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ये सेट किया जाता है, ठीक है, और उससे जैसे ही इसका टेम्परेचर या प्रेशर जो उसके अंदर बढ़ेगा तो यहाँ से ये खुल जाएगा, यहाँ से ये फट जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इस तरह अपना जो था ये अपना ये कार्य करता है। इसके बाद एक कंट्रोल पैनल है। तो जो कंट्रोल पैनल आप ये देख पा रहे होंगे, तो कंट्रोल पैनल के अंदर क्या होता है कि आपके जो प्रेशर गेज या जो टेम्परेचर गेज है, ऑयल टेम्परेचर गेज हो गया कि जो ऑयल का अपन को बताता है कि ऑयल का टेम्परेचर इसके अंदर कितना चल रहा है, या बाइंडिंग का टेम्परेचर बताता है, बाइंडिंग टेम्परेचर गेज हैं। और इसके अंदर मैं कभी भी ये देख सकता हूँ कि मुझे टेम्परेचर को पता करना है, ठीक है। ये देखोगे, आपने ये देखा होगा, तो इसके अंदर ये OTG ऑयल टेम्परेचर गेज एंड WTG बाइंडिंग से रिक्वायर्ड जो टेम्परेचर क्या अभी इसके अंदर चल रहा है और वो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट में है या नहीं, वो मैं यहाँ से देख के इसको पता कर सकता हूँ। तो इस तरह ये कंट्रोल वाल्व यहाँ पे लगा होता है। इसका सिग्नल डायरेक्ट जो सब स्टेशन है वहाँ भी इसका कंट्रोल अपन दे सकते हैं, वहाँ भी कंट्रोल रहता है। इससे एक अंडरग्राउंड केबल जाती है और वो कंट्रोल पैनल, तो बार बार आपको सब स्टेशन या ट्रांसफार्मर के पास में आने की जरूरत नहीं है। इसका एक कंट्रोल कहाँ रहता है, आपका मेन कंट्रोल रूम जहाँ आपका सब स्टेशन बना रहता है, वहाँ पे इसका मेन कंट्रोल इसका OTG या WTG का रहता है। और भी कई तरह के सिग्नल जो हैं मुझे ट्रांसफार्मर की इन्फॉर्मेशन वो मैं वही कंट्रोल पैनल में देख के पता लगा सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके ट्रांसफार्मर के जो अपन ने देखे कि किस तरह इसके कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्यों ये काम में आता है, क्या क्या इसके पार्ट्स हैं और कौन कौन से किस पार्ट का क्या कार्य है, ये अपन ने